Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter A Truly Beautiful Mind. Till now, we have read how Albert Einstein grew in his childhood and he completed his graduation. So, we will continue after that. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Um, as you as you know, when a person gets graduated और उन्हें आगे रिसर्च पेपर बनाते हैं, जब वो अपने रिसर्च कंटिन्यू करते हैं साइंटिस्ट, तो उन्होंने कुछ पेपर पब्लिश किए, मतलब अपनी थ्योरीज पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग कि टाइम और डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि जैसे हम सिंपल वे में तो कह सकते हैं कि हम टाइम को सेकंड्स या मिनट में या डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में मेजर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये सिर्फ इसी के ऊपर कंट्रोल, मतलब हम प्योरली इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast related to other. According to relativity theory, उसके अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर दो वॉचेज़ हैं, बिल्कुल सेम वॉचेज़, और उनका एग्जैक्टली सेम टाइम हो रहा है, अगर हम एक वॉच को बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करा के, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल करा के उसे वापस लाएंगे और दूसरी घड़ी के साथ मैच करेंगे, तो दोनों का टाइम डिफरेंट होगा. दिस इज़ द रिलेटिविटी थ्योरी. मतलब हमारा टाइम है वो डिस्टेंस और स्पीड ऐसी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. हम नेचुरल कंडीशन में, हम नॉर्मली जो जैसे हमारी रेगुलर लाइफ है उसमें ये सब नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट स्पीड, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना क्लियरली हमें डिफरेंस पता लगेगा. सो लेट्स कंटिन्यू. इट्स द साइंस कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इस जो थ्योरी से है वो वर्ल्ड की सबसे फेमस फार्मूला इससे डिराइव हुआ, E इज़ इक्वल टू mc². आपने कई सारी साइंस की बुक्स के कवर पे देखा होगा कि ये फार्मूला लिखा होता है E इज़ इक्वल टू mc². हियर E डिनोट्स एनर्जी. E का मतलब होता है एनर्जी, M इज़ मास. मास यू नो, हम किलोग्राम, ग्राम, हम किसी चीज़ का वेट देखते हैं, उसे एक्चुअली मास कहते हैं हम. C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, एज यू नो, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ meter per second. It is given here. Now let's go further. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. आइंस्टाइन जब फिज़िक्स के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो धीरे धीरे फेल होने लगी, मतलब धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. एल्बर्ट हैड wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. As we know, the Albert has a female friend whose name was Mileva. She was a classmate and he wanted to marry him after completing his studies, but his mother was against it. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उन्हें लगता था जो मिलेवा है, जो 3 साल अल्बर्ट से बड़ी थी, वो काफ़ी ही ज़्यादा ओल्ड है. She was also bothered by Mileva's intelligence, और उन्हें मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी काफ़ी प्रॉब्लम थी. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो उनकी माँ ने कहा कि ये जो तुम्हारी मिलेवा है, ये तुम्हारी तरह ही एक बुक की तरह है. एज़ यू नो, अ बुक इज़ समथिंग वी कैन रीड ईजीली, मतलब उसका नेचर काफ़ी सिंपल है, तुम्हारी तरह ही है. तो अगर तुम दोनों ही एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को अपोज करोगे, उन्हें ऐसा लगा. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. आइंस्टाइन ने अपनी वेडिंग एक बार के लिए कैंसिल कर दी, मतलब पोस्टपोन कर दी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and
हैड 2 सन्स। फिर उन्होंने जनवरी 1903 में अपनी मैरिज कंप्लीट की और उनके फिर 2 बेटे हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, पर कुछ सालों बाद ही मैरिज उनके जो रिलेशनशिप था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, काफ़ी कमज़ोर हो गई। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. As we know, मिलेवा was also quite intelligent और वो भी फिज़िक्स पे काफ़ी रिसर्च करती थी। बट ड्यू टू मैरिज शी वॉज नॉट एबल टू फॉलो हर ड्रीम्स। वो अपना इंटेलेक्चुअल काम था, उनका वर्क था, वो उसे फॉलो नहीं कर पा रही थी और एक हाउसवाइफ में चेंज होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनहैप्पी थी। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। काफ़ी झगड़ों के बाद 1990 में आफ्टर द 16 years of marriage they got divorced. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपने कज़न एल्सा से मैरिज कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame, और उसका जो नया चैप्टर शुरू हुआ, मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ नई शुरू हुई, वो उनके वर्ल्ड फेम, जो उनका जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल वर्क था, उसके साथ कोइंसाइड हुआ। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provide a new interpretation of gravity। तो जैसे ही वो अपने रिलेटिविटी थ्योरी, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, डिस्टेंस एंड टाइम वाला, उस थ्योरी को पब्लिश किया, जिससे ग्रेविटी भी रिलेट करती थी। यू नो ग्रेविटी, द फोर्स विच अट्रैक्ट अर्थ, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अस। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1990 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ, जिससे उनकी रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो प्रूव हो गई। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। So students, now this is a little complex, but मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे था कि जो सन से लाइट निकल रही है, यू नो सन जो होता है वो एक लाइट सोर्स है, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मास, मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ भी है, उसका बहुत ज़्यादा वेट भी है। सो आइंस्टाइन की थ्योरी से ये कैलकुलेट करना आसान हो गया था कि जो लाइट है वो कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है उस मास की वजह से, मतलब जो लाइट है वो भी ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती है, लाइट भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हमने अभी तक ये पढ़ा है कि लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बट इफ़ देयर इज़ अ सर्टेन मास, अगर बहुत बड़ा मास है रास्ते में, तो वो उस लाइट को थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब अपने पाथ से थोड़ा भटका देगा। सो विद दिस थ्योरी ही वॉज एबल टू प्रूव दैट, और जब ये सोलर एक्लिप्स हुआ तो ये चीज़ प्रूव करनी आसान हो गई। द न्यूज़पेपर proclaimed his work as a scientific revolution। जो न्यूज़पेपर है उसने इस वर्क को, आइंस्टाइन के वर्क को क्या क्या, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा। अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन मतलब जो क्रांति, ठीक है। आइंस्टाइन received the Nobel Prize for Physics in 1921। He was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press। आइंस्टाइन ने 1921 में नोबेल प्राइज़ जीता फिज़िक्स के लिए, और इस वजह से वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हो गए और उन्हें काफ़ी इनविटेशन मिले, काफ़ी ऑनर किया गया, और जो मीडिया थी, जो प्रेस था, उन्हें काफ़ी उनकी तारीफ़ की। When Nazis come to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States। जब जर्मनी में 1933 में नाजीज़ की पावर बढ़ने लगी, नाजी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉज देयर, और उनकी पावर वहाँ बढ़ने लगी, तो आइंस्टाइन कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट में, यूएस चले गए। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल बाद जब बर्लिन इज़ ऑल्सो इन जर्मनी, वहाँ पे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन के बारे में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, जिससे अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, वो काफ़ी परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, और काफ़ी
जो फिजिसिस्ट थे वो वहाँ से निकल गए। फैसिज्म मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे डिक्टेटर होते हैं, जैसे उस टाइम जर्मनी आपको पता है कि हिटलर का राज था, सो ही वॉज अ डिक्टेटर। तो फैसिज्म ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है। Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build the use an atomic bomb. आइंस्टाइन को ये डर था कि अब नाजीज एक एटम बम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे वर स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियर फिजन. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type explode in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. किसी फ्रेंड के सजेशन पे उन्होंने क्या किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा, उनको एक वार्निंग लेटर लिखा कि ऐसा बम जो है अगर एक्सप्लोड हुआ तो वो एक पूरा पोर्ट जो किनारे पे जो एरिया है उस पूरे पोर्ट को उड़ा सकता है और आसपास के एरिया को भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ऐसा बॉम्ब हो सकता है. हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो वर्ड्स थे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे, मतलब फ्रैंकलिन ने उन्हें समझा. द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. तो अमेरिका ने भी अपना एक सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और उन्होंने वो दो बॉम्ब जापानीज़ सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किया अगस्त 1945 में. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टाइन काफ़ी घबरा गए. शेकन मतलब काफ़ी शेक करना, मतलब घबराना या चौंक गए इतना सारा डिस्ट्रक्शन देख के. दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव मतलब पब्लिक लेटर लिखा, मतलब जैसे उन्होंने पहले फ्रैंकलिन के लिए लिखा था वैसे ही एक लेटर उन्होंने यूएन के लिए लिखा. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड को कंट्रोल करे. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. पर जैसा उन्होंने रूजवेल्ट के साथ हुआ था, इस लेटर पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. पर उसके बाद से अगले 10 साल तक जो आइंस्टाइन है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का क्या यूज़ किया, जो आर्म्स है, जो मतलब हथियार हैं, उनको बंद कराने और ग्लोबल पीस और डेमोक्रेसी के लिए. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में उनकी एज कितनी थी, 76, और उनकी जब डेथ हुई तो उन्हें कैसे सेलिब्रेट किया गया कि वो एक बहुत बड़े विजनरी कौन होते हैं, वो लोग जो फोरसाइटेड होते हैं, जो दूरदृष्टि रखते हैं, और ऐसा सिटीज़न जो साइंटिफिक जीनियस भी था, जो मतलब वर्ल्ड सिटीज़न था, नॉट अ कंट्री सिटीज़न, इट्स अ वर्ल्ड सिटीज़न, जो पूरी दुनिया के बारे में एक जैसे सोचते थे और एक साइंटिफिक जीनियस भी सोचते थे. सो from here on, after reading this chapter, we can say that he was a truly beautiful mind. That's what the title of this chapter is. So I hope you have understand this chapter. We will conclude our chapter here, and you have to complete the question answer and submit to your subject teacher as early as possible. Thank you and have a nice day.